हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट करी थी अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट नंबर 3, जो कि हमारी क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बेस होने वाली है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी को काफ़ी अच्छे से देखा था। और आज की वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आज हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, तो आपको चाहिए तो आप वहाँ विजिट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा क्रोमेटोग्राफी होता है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, हमारे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, कि हमारे पास जो है मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनका हमारे पास एक मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को अगर हमें दोबारा से सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। अब ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर ली हैं, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। उसको देखे बिना आपको आगे की वीडियो नहीं समझ में आएगी, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इसका प्रीवियस पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर हमारे 2 फेस होते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे मोबाइल फेस और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेस। और इन दोनों फेस के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को देखें, तो देखिए अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले लें इसका कि इसमें एक्चुअल में होने क्या वाला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना। देखिए यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास होगी यहाँ पे एक हमारे पास थिन ग्लास की प्लेट होगी। ठीक है, तो अब ये ग्लास की जो प्लेट है, अब ये ग्लास की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। तो हमारे पास एक थिन प्लेट होगी जो कि हमारी ग्लास की, या फिर मतलब ऐसे समझो कि बहुत ही पतली सी हमारी स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ग्लास की या फिर एल्यूमिनियम की प्लेट होगी। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेट है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अपनी सिलिका जेल की कोटिंग को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिलिका जेल या फिर कुछ और भी हमारा स्टेशनरी फेस हो सकता है जो कि सूटेबल हो। बेसिकली यहाँ पे जो सिलिका जेल है ये हमारा स्टेशनरी फेस का काम करने वाला है। अब देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस, इसलिए पहले वो वीडियो देख लेना, तभी इस वीडियो पे आना, वरना फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने देख ली होगी, तो उसी चीज़ों को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलिका जेल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस थिन ग्लास की प्लेट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे सिलिका जेल जो है ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद क्या होगा, इस ग्लास प्लेट पे हमारी स्टेशनरी फेस जो है रेडी हो जाएगी। तो बेसिकली स्टेशनरी फेस क्या होता है, स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक थिन ग्लास की स्लाइड पर अप्लाई करते हैं। और देखो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ग्लास की स्लाइड पर सिलिका जेल की थिन लेयर को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टेशनरी फेस होती है ना, तो ये 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पे इसको ग्लास की प्लेट को खरीद कर लाएं, या फिर एल्यूमिनियम की प्लेट को, और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे मैनुअली सिलिका जेल को अप्लाई करें। और दूसरा कि हमारे मार्केट में कुछ रेडीमेड प्लेट्स भी मिलती हैं, तो उनका यूज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिलिका जेल की प्लेट हो गई। अब देखो, यहाँ पे जब ये हमारी प्लेट जो है बिल्कुल ड्राई होके रेडी हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये हमारी प्लेट है, अब इस पे हमने सिलिका जेल ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, ये ड्राई भी हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग, ठीक है, नीचे से लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग क्या करेंगे, एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब ये लाइन हम लोग जनरली जो है पेंसिल से खींचते हैं। ठीक है, क्यों पेंसिल से खींचते हैं वो अभी आगे बता रहे हैं। तो एक पेंसिल से हमने क्या किया, इस सिलिका जेल की प्लेट पे हमने एक लाइनिंग कर दी, और इसी लाइनिंग पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसी लाइनिंग पर अपना सैंपल का एक स्पॉट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब जिस सैंपल को हमें अलग करना है, मान लो ये हमारा सैंपल है। ठीक है, और इस सैंपल में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उनको हमें सेपरेट करना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल का एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट लेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट लेंगे, और इसका यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक डॉट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट है, इसी सिलिका जेल की प्लेट पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक डॉट अप्लाई कर दिया। ठीक है, सैंपल का, ये सैंपल का डॉट है। अब ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो हमने अप्लाई किया है, ये बहुत ही स्मॉल सैंपल है, और इसी में हमारा सारा मिक्सचर मिक्स होगा। ठीक है, और उसी को हमें अलग अलग करके पता लगाना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे क्या है कि जो हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसका यूज बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा करते हैं। मतलब कि
क्वालिटेटिव का क्या मतलब है कि हम लोग सैंपल की पहचान करने में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है और उस मिक्सचर में हमें पहचानना है कि कौन कौन सी चीज़ें, उस केस में हम लोग यहाँ पे इसका यूज ज़्यादा करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज कम ही होता है क्योंकि ये उतना बेटर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे अपनी प्लेट को रेडी कर लिया, सैंपल को अप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे अपना ग्लास का एक बड़ा सा चैम्बर, ठीक है। ये हमारा एक ग्लास चैम्बर है और इस ग्लास चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस सिलिका जेल की प्लेट को प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी सिलिका जेल है, तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लगभग हमारा यहाँ पे सैंपल का स्पॉट अप्लाइड है। अब एक चीज आप लोग समझना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे सिलिका जेल को प्लेस कर दिया है, ठीक है, प्लेट को हमारे चैम्बर के अंदर हमने रख दिया, तो अब हम लोग यहाँ पे इस चैम्बर में थोड़ा सा अपना सॉल्वेंट फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सॉल्वेंट फिल कर रहे हैं तो हमें ध्यान का रखना है, मतलब सॉल्वेंट मतलब कि कोई लिक्विड यहाँ पे फिल करेंगे और ये लिक्विड हमें इतना ही फिल करना है कि ये जो हमारा सैंपल का डॉट है इससे नीचे ही रहे, इस सैंपल को टच ना करे हमारा लिक्विड, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने सॉल्वेंट को फिल कर दिया और देखिए, अब ये जो सॉल्वेंट है ना, यही हमारा बेसिकली यहाँ पे मोबाइल फेस का काम करने वाला है। तो देखिए, हमारे पास दोनों चीजें रेडी हो गई। ये जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट थी, ये हमारा स्टेशनरी फेस था। ये जो हमारा सैंपल है, ये हमारा मोबाइल फेस है। यहाँ पे हमने अपने सैंपल को अप्लाई कर दिया, ठीक है। बेसिकली सॉल्वेंट हमारा मोबाइल फेस है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से देखना होगा क्या, देखो यहाँ पे ये जो सैंपल का स्पॉट हमने अप्लाई किया है, तो ये सैंपल बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर ही तो होगा भाई। मिक्सचर को ही तो हमें सेपरेट करके देखना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्पॉट है, ठीक है, ये जो सैंपल है, इसमें हमारे इन 2 कलर का मिक्सचर है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हमारा ये हमारा लाइट ब्लू कलर है और एक हमारा कोई पिंक कलर है, ठीक है। मतलब इन दोनों कलर के 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं और ये दोनों मिलके हमारे जो है कुछ डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, जिसको हमने एज अ सैंपल अप्लाई किया है। तो बेसिकली अगर अलग अलग होना है तो ये 2 इस तरीके से अलग अलग होंगे, समझ रहे हो ना। मतलब ये दोनों मिलके यहाँ पे इस तरह का सैंपल बना लिया, ठीक है। इस सैंपल में हमारे इन दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर है जिसको हमें अलग अलग करना है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे सैंपल का स्पॉट अप्लाई किया और हमने यहाँ पे मोबाइल फेस को फिल किया, तो जब हम लोग यहाँ पे इस चैम्बर को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट है, ठीक है, जो हमारी सिलिका जेल की प्लेट है, तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है, ठीक है, तो सिलिका जेल के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारे थोड़ा डिफरेंट नेचर के होंगे। और ये जो हमारी मोबाइल फेस है, ठीक है, मोबाइल फेस है, तो ये बेसिकली हमारा सॉल्वेंट है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर के होंगे। तो यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का। आपने पढ़ा है 3rd सेम में, आई होप थोड़ा बहुत याद हो, नहीं आते तो सिंपल समझो। कोहेसिव फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जो कि 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। एडहेसिव फोर्स हमारी वो फोर्स होती है जो कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे मान लो ये जो हमारी सिलिका जेल है, ठीक है, सिलिका जेल की कोटिंग है, और ये जो हमारा मोबाइल फेस है, बेसिकली ये जो हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग नेचर के होंगे और ये जो सिलिका जेल हमारी इस ग्लास की स्लाइड पर अप्लाइड है, ये डिफरेंट नेचर की होगी। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी होगी, एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी एडहेसिव फोर्स है वो बेसिकली यहाँ पे इतनी स्ट्रांग होती है कि वो करती क्या है कि वो यहाँ पे जैसे देखो, अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, इसका मतलब कि क्या है, फोर्स स्ट्रांग होने का मतलब है कि जो हमारा मोबाइल फेस के मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे सिलिका जेल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो मोबाइल फेस है, ठीक है, वो सिलिका जेल के मॉलिक्यूल्स पर अट्रैक्ट होने का मतलब है कि ये क्या करेगा, ये इस सिलिका जेल की लेयर पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। देखो, अगर मैं सिंपली आप लोगों से बोल दूं कि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ही ना आता, बाकी कुछ लोगों को समझ में आ भी जाता, बट आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैपिलरी एक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो सॉल्वेंट हमने नीचे फिल किया है ना, ये क्या होगा, ये इसी ग्लास स्लाइड पर ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एडहेसिव फोर्स लग रही होगी जो कि काफी स्ट्रांग होगी। तो अब जब ये सॉल्वेंट है, जब ये इस ग्लास स्लाइड पर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो होगा क्या भाई, देखो ये जो सॉल्वेंट है जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो यहीं पे तो हमारा सैंपल भी तो अप्लाइड है। तो सैंपल का जो स्पॉट है, तो इस स्पॉट को भी तो ये सॉल्वेंट अपने साथ में ऊपर की तरफ लेके चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वही हमारे क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी कि देखो, अब ये जो हमारा सैंपल का स्पॉट है, तो इसमें हमारे 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो अब देखो, जो कंपोनेंट, ठीक है, मान लो कि ये जो लाइट ब्लू वाला है, अगर ये स्टेशनरी फेस की तरफ ज्यादा एफिनिटी रखेगा, मतलब कि स्टेशनरी फेस हमारी यहाँ पे क्या है, हमारी यहाँ पे सिलिका जेल है जो कि हमारे ग्लास स्लाइड पर अप्लाइड है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे सॉल्वेंट के साथ ज्यादा दूर तक मूव नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे की तरफ कह सकते हो। मतलब देखो, जब ये सॉल्वेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा,
इस ग्लास स्लाइड पे मूव करेगा तो ये सैंपल को भी अपने साथ लेके जाना चाहेगा। लेकिन इस सैंपल में जो दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, इसमें से जो कंपोनेंट हमारा ग्लास स्लाइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ थोड़ी दूरी तक ट्रैवल करेगा या फिर बहुत ही स्लो ट्रैवल करेगा। लेकिन वहीं पे मान लो जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, अगर ये मोबाइल फेस की तरफ ज़्यादा एफिनिटी रखेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे मोबाइल फेस के साथ काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा। मतलब जितनी दूर तक मोबाइल फेस जाएगी लगभग लगभग उतने ही दूर तक या फिर उससे थोड़ी दूर तक यहाँ पे हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट भी ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जब हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो हमारा सैंपल है, ठीक है, ये जो है दो डिफरेंट स्पॉट्स में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आप लोग को स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स का सेपरेशन देखने को मिलेगा। सेपरेशन किस बेसिस पे हुआ, देखो यहाँ पे ये हमारा सैंपल था जो कि मान लेते हैं डार्क ब्लू कलर का था। इस डार्क ब्लू कलर में हमारे दो कंपोनेंट का मिक्सचर था, एक था हमारा यहाँ पे पिंक, एक था हमारा लाइट ब्लू। जो पिंक वाला है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड था, तो जैसे ही सॉल्वेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया तो ये जो पिंक वाला हमारा कंपोनेंट है ये भी इसके साथ ऊपर की तरफ मूव कर गया। लेकिन ये जो लाइट ब्लू कलर का कंपोनेंट था ये हमारा कह सकते हो हमारे जो है स्टेशनरी फेस की तरफ ज़्यादा एफिनिटी रखता था, इसीलिए यहाँ पे ये ज़्यादा दूर तक मूव नहीं हुआ और हमारे इसी ग्लास स्लाइड पर जो है ये नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे और हमें यहाँ पे सेपरेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हमें सिर्फ थ्योरी देखनी है, बाकी सारी चीज़ें हमने समझ ही ली हैं। तो देखिए जो हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है हमारी एक सिंपल, रैपिड और इनएक्सपेंसिव एनालिटिकल टेक्निक है। क्योंकि देखिए इसमें इनएक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास चैम्बर ले रहे हैं, एक सिंपल सी ग्लास स्लाइड ले रहे हैं, थोड़ा सा सिलिका जेल अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और इसका यूज बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने कंपाउंड्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई, यानी कि देखो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे इसका यूज मेनली क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हैं, यानी कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं, आई नो अभी भी आपको नहीं समझ में आया, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये हमारी टाइप की एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। देखो एडजॉर्प्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी सिलिका जेल है, ठीक है, तो इस सिलिका जेल पे क्या होगा, जो हमारा सैंपल है, ठीक है, तो इस सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस सिलिका जेल पे इस एडजॉर्ब ही तो हो रहे हैं। जो ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब होगा वो बहुत ही स्लो मूव करेगा, और जो यहाँ पे अच्छे से एडजॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो काफी दूरी तक ऊपर तक मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्लो मूव करेगा, ठीक है, और जिसका कम होगा मतलब कि वो मोबाइल फेस के साथ बहुत जल्दी ऊपर तक मूव कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, वेयर द सेपरेशन अकर ऑन अ थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेस कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट लाइक ग्लास और एल्यूमिनियम प्लेट, ठीक है। तो ग्लास या एल्यूमिनियम की स्लाइड या प्लेट पे हम लोग यहाँ पे कोटिंग करते हैं स्टेशनरी फेस की। स्टेशनरी फेस क्या होता है, मेनली सिलिका जेल का यूज करते हैं, और उसी पे हमारा एडजॉर्प्शन होता है सैंपल का, और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारा बेस होता है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। तो वही चीज है ना कि भाई देखिए जो जितना ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब होगा वो उतना स्लो मूव करेगा, और उसी बेसिस पे हमारा सेपरेशन हो जाता है। व्हेन अ सॉल्वेंट मूव्स ओवर अ थिन लेयर, ठीक है, यानी कि देखो जब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्वेंट को, ठीक है, हमारा जब सॉल्वेंट है जब कैपिलरी एक्शन की वजह से मूव करता है थिन लेयर पे, थिन लेयर मतलब जो हमारी स्टेशनरी फेस होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव एट डिफरेंट रेट। तो यहाँ पे देखो इस ये जो मिक्सचर है इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट रेट यानी डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। देयर एफिनिटी टुवर्ड्स, जो कि हमारा किस पर डिपेंड करता है कि उनकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेस की तरफ कैसी है और उनकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेस में कैसी है। देखो जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस में ज्यादा होगी वो स्लो मूव करेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेस में ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा, ठीक है। और यही दोनों वाइस वर्सा भी होंगे, समझ रहे होगे आप लोग। अब देखो कंपोनेंट्स दैट आर मोर स्ट्रांगली एडजॉर्ब मूव स्लोली, तो वही चीज तो है कि जो कंपोनेंट हमारा ज्यादा अच्छे से एडजॉर्ब हो जाएगा स्टेशनरी फेस पे वो बहुत ही स्लो मूव करेगा, और वहीं पे जो बहुत ही लेस स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। दिस रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इनटू डिस्टिंक्ट स्पॉट, और इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर है ये हमारे दो डिफरेंट स्पॉट्स में सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये टाइप कुछ खास नहीं है, इसमें हमारे दो टाइप आ जाते हैं, नॉर्मल फेस और रिवर्स फेस। नॉर्मल फेस में क्या होता है, बस थोड़ी चीजें उल्टी हो जाती हैं, जैसे कि जो हमारा स्टेशनरी फेस है ये हमारा पोलर नेचर का होता है, ठीक है, और जो मोबाइल फेस है ये हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है। किसमें, नॉर्मल फेस में। और रिवर्स फेस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्टेशनरी फेस हमारा नॉन पोलर नेचर का हो जाएगा, मोबाइल फेस हमारा पोलर नेचर का हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी इतना दे नहीं रखा है।
और कंपोनेंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसमें हम लोग किन किन चीज़ों का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेशनरी फेस होता है, जो कि हमारा क्या होता है, या तो सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलुलोज, इन सब का यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग कोट किस पे करते हैं, ग्लास प्लेट पे, एल्यूमिनियम की शीट पे, या फिर किसी प्लास्टिक फिल्म पे भी कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग ग्लास प्लेट का यूज करते हैं। फिर दूसरा हमारा मोबाइल फेस आ जाता है। तो मोबाइल फेस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा सॉल्वेंट होता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, मतलब कि कोई सिंगल लिक्विड भी हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स भी हो सकता है, ठीक है। दैट मूव्स अप द प्लेट बाई कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यही जो है, यही सॉल्वेंट हमारा क्या होता है भाई, इसी कैपिलरी पे चढ़ता है, किस पे, मतलब इस हमारी प्लेट पे कैसे चढ़ता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा सैंपल आ जाता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे देखो, जो सैंपल है इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम लोग लेते हैं सेपरेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है डेवलपिंग चैम्बर, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने टीएलसी प्लेट को प्लेस करते हैं और ये हमारा एक एयर टाइट कंटेनर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी मेथोडोलॉजी की बात करें कि इसमें हम लोग चीजों को परफॉर्म कैसे करते हैं, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है प्रोसीजर। तो सबसे पहला आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले टीएलसी प्लेट को कोट कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 0.25 mm की कोटिंग हम लोग करते हैं, और ये कोटिंग हमें यूनिफॉर्म करनी होती है। और अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो हम यहाँ पे मार्केट से रेडीमेड प्लेट को भी यूज कर सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी हमारी सिलिका जेल कोटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं सैंपल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद हमने यहाँ पे कोट कर लिया, प्लेट को ड्राई कर लिया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैंपल का स्मॉल स्पॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को क्या हुआ कि मैंने आप लोगों को नॉर्मली सिर्फ एक ही जो है अपने सैंपल का ही डॉट स्पॉट अप्लाई किया, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक तरफ, ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं कि हमने सैंपल अप्लाई किया और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे इसी का जो है एक स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब एक तरफ हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, एक तरफ हमारे पास सैंपल होता है। तो अब ये दोनों को हम लोग एक साथ अप्लाई करते हैं। दोनों को क्यों करते हैं, क्योंकि देखो, जब यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा कैपिलरी एक्शन से, ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी हम लोग अपने सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमें जिसकी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है, उसी का स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे साथ में ले लेते हैं पहले से ही। तो अब क्या होगा, ये स्टैंडर्ड जितनी दूर तक मूव करेगा, ठीक है, उतनी ही दूरी तक अगर हमारे सैंपल का वो कंपोनेंट भी मूव कर रहा है जिसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा कंपोनेंट है और जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये दोनों सेम नेचर के हैं और हमारी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बाकी इसकी जो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है वो हम लोग आरएफ वैल्यू से करते हैं, तो वो अभी आपको पता चल जाएगी। बट आप लोग सिंपली समझो कि जब हम लोग यहाँ पे सैंपल को अप्लाई करते हैं तो हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी अप्लाई करते हैं, जिसके बारे में हमें सारी चीजें पहले से पता होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बेस लाइन पे लगभग वही जो है 1 सेंटीमीटर दूरी पे जहां पे हम लोग मार्किंग करते हैं वहां पे अप्लाई करते हैं कैपिलरी ट्यूब या फिर माइक्रो पिपेट से। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। तो यहाँ पे देखो, वही चीज है कि जो हमारा क्रोमेटोग्राम का मतलब है कि क्रोमेटोग्राफी का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे वही है कि हम लोग यहाँ पे एक चैम्बर लेंगे, ठीक है, और उस चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को जो है मतलब कि प्लेट को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे डेवलपिंग चैम्बर में, जिसमें हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्वेंट राइज करेगा बाय कैपिलरी एक्शन कैरिंग द सैंपल कंपोनेंट्स विद इट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे सैंपल को अप्लाई कर दिया, हमारा चैम्बर को बंद कर दिया, तो हमारा कैपिलरी एक्शन होगा, हमारा सॉल्वेंट मूव करेगा। थोड़े टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आफ्टर द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेस नियर टू द टॉप, यानी कि देखिए जैसे ही हमारा सॉल्वेंट लगभग यहाँ पे इस प्लेट के टॉप तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेट को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, अब ड्राई करने के बाद देखो, अगर मान लो ये जो सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल के ये जो कंपोनेंट्स है, अगर ये कलरफुल नेचर के होंगे, मान लो कलर्ड है, तो हमें अपने आप ही दिख जाएंगे। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग अपनी नेकेड आई से देख के ही पहचान लेंगे कि हमारे दो कंपोनेंट अलग अलग हमें दिख रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी हमारा जो सैंपल है वो हो सकता है कलर ना हो सकता है वो कलरलेस हो। तो उस टाइम हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डॉट कहाँ पे है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई ऐसा रीजेंट यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं जो कि क्या हो, जैसे कि कुछ ऐसे रीजेंट होते हैं जिनको डालने पे जो हमारा कलरलेस कंपाउंड है वो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आयोडीन वेपर्स या फिर निनहाइड्रीन का यूज कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से। अब इसको हमने थोड़ा सा अपने फार्माकोग्नोसी में देखा था, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, टीएलसी का ही यूज हमने देखा था सबसे ज्यादा। तो वहां पे हमने ऑलरेडी भी इसको डिस्कस किया है, आई होप आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और उसके बाद हमारा फाइनली लास्ट स्टेप आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू। और देखो, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना।
अब यहाँ पे देखो RF वैल्यू बेसिकली होती क्या है, ये हमारा रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि सॉल्वेंट से, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हमारे सॉल्यूट ने ट्रैवल किया, उसको जब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं कितना डिस्टेंस हमारे सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया, तो उससे हमारी आ जाती है RF वैल्यू। अब यहाँ पे RF वैल्यू क्या होता है, जैसे RF वैल्यू हम लोग यहाँ पे पूरे सैंपल के, पूरे मिक्सचर की नहीं निकालते हैं, बल्कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो डिस्टेंस लेते हैं वहां से जहां से हमने सैंपल को अप्लाई किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां से हमने डिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मान लीजिए इस ब्लू वाले कंपोनेंट की हमें RF वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस ब्लू वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लेते कि ये हमारा हो जाता है, मान लेते कि लगभग ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ब्लू वाले जो कंपोनेंट है इसने तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है भाई, ये तो हमारा काफी ऊपर तक गया होगा ना, तभी तो हमारा ये पिंक वाला कंपोनेंट यहाँ तक पहुंचा। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसने लगभग यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस लगभग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे आ जाता है 0.2। तो इस ब्लू वाले कंपोनेंट के लिए हमारे RF वैल्यू कितने निकल के आ रही है, 0.2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, हम लोग पहले से एक स्टैंडर्ड को भी लेके चलते हैं। तो अब इस स्टैंडर्ड की जो RF वैल्यू होती है वो हमें पहले से ही पता होती है। तो उस RF वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा सैंपल है इसकी RF वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों सेम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सैंपल है, ठीक है, वो वही है जिसकी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर RF वैल्यू सेम नहीं आती है, इसका मतलब कि हमारा जो सैंपल है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे RF वैल्यू को कैलकुलेट करके अपने सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो इसका RF वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया और जितना डिस्टेंस हमारे सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, RF वैल्यू आ जाएगी। अब इसका स्टैंडर्ड हमारे पास पहले से ही पता होता है, तो उस स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करके या फिर साथ में ही हम लोग स्टैंडर्ड ले लेते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर इसने भी लगभग इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा जितना हमारे सैंपल ने किया, तो दोनों को कैलकुलेट करके और कंपेयर करके हम लोग पता लगा लेंगे कि हाँ दोनों सेम चीज, दोनों सेम है कि नहीं है। अगर नहीं सेम है तो इसका मतलब जो हमारा सैंपल है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कुछ इंप्योरिटीज या फिर कुछ मिलावट होगी, है ना, वो हमारा प्योर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे RF वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी इसका कोई रेशियो नहीं होता क्योंकि दोनों ही सेम ही चीजें होती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और बाकी ईच कंपाउंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स RF वैल्यू अंडर फिक्स कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है ना कि हर एक कंपाउंड की एक फिक्स RF वैल्यू होती है एक फिक्स कंडीशन में, ठीक है। तो जैसे इसकी जो RF वैल्यू निकल के आई है, तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा उसकी RF वैल्यू एक फिक्स पहले से हमें पता होती है, तो उसी से कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे सैंपल की एनालिसिस कर लेते हैं। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं RF वैल्यू का, यूज टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड सैंपल्स, ठीक है। तो वही चीज है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम लोग पता लगा लेते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे प्योरिटी ऑफ सैंपल को चेक करने के लिए, ठीक है, कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक एनालिसिस, आइसोलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही सिंपल, फास्ट और इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है। मल्टीपल सैंपल्स को एक साथ एनालाइज कर सकती है, बहुत ही क्विक क्वालिटेटिव रिजल्ट दे देती है, और विजुअल डिटेक्शन भी पॉसिबल होता है यूवी या फिर स्टेन करके, ठीक है। स्टेन मतलब कि हम लोग कुछ डाई का यूज कर लेते हैं कभी कभी जब हमें नहीं दिखता है अपना सैंपल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा वोलाटाइल, मतलब कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि यहाँ पे इवेपोरेट हो जाते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद सैंपल की लोडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को एज अ स्पॉट अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा सैंपल अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बहुत ही लिटिल क्वांटिटी हमें अप्लाई करनी होती है। और रिजल्ट हमारा थोड़ा सा, मतलब अगर हमारी कंडीशन चेंज हो गई, जैसे कि ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे हो गई, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, या फिर जो भी हमारा पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अगर उसने कुछ छेड़छाड़ करी, कुछ प्रॉब्लम करी, तो वहां पे हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।